आज के वीडियो में हिंदी व्याकरण से महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, निम्न पत्रिकाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? तो कविवचन सुधा, सरस्वती, कल्पना और ज्ञानोदय। इसका राइट आंसर ए होगा, कविवचन सुधा। कविवचन सुधा जो पत्रिका थी वो 1868 ईस्वी में 1868 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। तो 1868 में तो ये कविवचन सुधा का प्रकाशन किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, और 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से इन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन किया। और फिर आगे चल करके 1874 ईस्वी में स्त्री शिक्षा के लिए बाल बोधनी नामक पत्रिका का इन्होंने प्रकाशन किया था। अब यदि सरस्वती पत्रिका के बारे में चर्चा करें तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन बाबू चिंतामणि घोष ने सन 1900 ईस्वी में किया था। 1900 सरस्वती पत्रिका का बाबू चिंतामणि घोष ने किया था, और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में इसके संपादक बने। 1903 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक बने, और ये 1920 तक रहे। 1920 तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इस सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। इसके बाद आगे दिया है कल्पना पत्रिका। ये गंगाधर भट्टाचार्य ने इसका प्रकाशन किया था। गंगाधर भट्टाचार्य ने इसका प्रकाशन किया था। और ये ज्ञानोदय जो पत्रिका है, जो ज्ञानोदय पत्रिका दी गई है, ये भारतीय ज्ञानपीठ नई दिल्ली द्वारा प्रति माह इसका प्रकाशन होता है। और 1949 में ये प्रकाशन हुआ था, और 1970 तक इसका नाम ज्ञानोदय रहा। और 2003 में इसका नाम नया ज्ञानोदय के नाम से प्रसिद्ध हो गया, और तब से अभी तक नया ज्ञानोदय के नाम से ये पत्रिका चल रही है, नया ज्ञानोदय। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? या छायावादी युग से, शुक्ल युग से, छायावादोत्तर युग से, या द्विवेदी युग से? मैथिली शरण गुप्त का जो संबंध है वो है द्विवेदी युग से, यानी कि मैथिली शरण गुप्त थे द्विवेदी युग के ये कवि थे। द्विवेदी युग के अन्य और यदि कवियों की बात करें तो इसमें देखिए, एक तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। इसके श्रीधर पाठक द्विवेदी युग के हैं कवि। इसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये भी द्विवेदी युग के कवि हैं। और आगे और भी कवि हैं द्विवेदी युग के, जैसे कि पद्म सिंह शर्मा भी ये द्विवेदी युग के कवि हैं। और बाबू गुलाब राय भी द्विवेदी युग के लेखक हैं। चलिए आगे दिया गया है छायावादोत्तर युग। ये है छायावादोत्तर युग में बालकृष्ण शर्मा नवीन है इसके। हरिवंश राय बच्चन छायावादोत्तर युग के हैं। और सुमित्रा नंदन पंत, ये भी छायावादोत्तर युग के कवि हैं। छायावादी युग के जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत, ये स्तंभ हैं। 4 स्तंभ हैं, प्रसाद, निराला, पंत और वर्मा। ये स्तंभ के छायावादी स्तंभ के नाम से जाने जाते हैं। प्रसाद, निराला, पंत और वर्मा, ये 4 नाम आते हैं जो कि छायावाद के स्तंभ कहे जाते हैं। प्रसाद से मतलब है जयशंकर प्रसाद, निराला से मतलब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंत से सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये छायावादी कवि कहे जाते हैं। अच्छा, जो पंत थे सुमित्रा नंदन पंत, ये छायावादी के स्तंभ तो कहे जाते हैं, लेकिन ये छायावादोत्तर युग में भी रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत, इसलिए दोनों युगों में इनका समान अधिकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गंगा हिमालय से निकलती है, एक वाक्य है, गंगा हिमालय से निकलती है। इस वाक्य में कौन सा कारक है?
तो गंगा हिमालय से निकलती है। इसमें जब कोई भी चीज अलग होती है, किसी से पृथक होती है, अलग होती है, वहां से निकल जाती है, तो वहां पर अपादान कारक होता है। इसलिए गंगा हिमालय से निकलती है, अपादान कारक होता है। अब जैसे कारकों की बात करते हैं तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, और संबंध का की के रा री रे और अधिकरण में पर संबोधन हे अरे हो, ये कारक चिन्ह होते हैं। तो संप्रदान, जो संप्रदान होता है तो संप्रदान के लिए आता है, इसका के लिए, संप्रदान का के लिए, और अपादान अलग होने के अर्थ में से होता है, इसका अलग होने के अर्थ में होता है ये। अकरण कारक जो होता है इसका संबंध होता है से और के द्वारा, से के द्वारा, से और के द्वारा। अच्छा, से अपादान का भी होता है लेकिन वो अलग होने के अर्थ में होता है। और कर्म कारक, कर्म कारक का मतलब होता है को, कर्म का मतलब होता है को हो जाए तो कर्म कारक होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयोग प्रत्यय है, यानी कि जो लुटेरा शब्द है इसमें प्रत्यय कौन सा लगा है, एरा लगा के, रा लगा के, आरा लगा के, इरा लगा। तो इसका जो राइट आंसर है, लुटेरा में एरा प्रत्यय लगा हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है। जलज, वारी, जलद, जलधि। तो देखिए जलज, जलज जल में जन्मा, इसलिए इसको कमल कहते हैं। तो जलज का पर्यायवाची कमल होता है, जबकि जल का पर्यायवाची बारी होता है, जलद का पर्यायवाची बादल होता है, और जलधि का पर्यायवाची समुद्र होता है। नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है। नेत्री, नेत्री एक स्त्रीलिंग शब्द है, इसका हमें पुल्लिंग शब्द बताना है। तो नेत्री का नेता पुल्लिंग शब्द होता है, जैसे कि अभिनेत्री, अभिनेता, अभिनेत्री, अभिनेता, इसलिए नेत्री का विलोम शब्द हो जाएगा, सॉरी पुल्लिंग शब्द हो जाएगा नेता। कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। वेदना, वेद, ब्रह्मा या चित्र। तो वेदना, वेद, ब्रह्मा और चित्र। तो वेदना इसमें स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि वेद पुल्लिंग है, ब्रह्मा भी पुल्लिंग है और चित्र भी पुल्लिंग है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ओम को किस तरह का स्वर माना जाता है। ओम को किस तरह का स्वर मानेंगे। तो ओम देखिए स्वर होते हैं, यदि स्वरों की बात करें तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। स्वर 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है ह्रस्व स्वर, और दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है प्लुत स्वर। ये 3 प्रकार के स्वर होते हैं। अब इसमें जो ओम है ये कौन सा स्वर है। तो देखिए जब ह्रस्व स्वर की बात करते हैं तो ह्रस्व में एक मात्रा जितना समय लगता है। ह्रस्व स्वर लघु स्वर होता है, छोटा स्वर बोलते हैं इसको, तो इसमें कम समय लगता है उच्चारण में, ह्रस्व स्वर में। जबकि दीर्घ स्वर में ह्रस्व से दुगना समय लगता है, दोगुना समय लगता है इसमें दीर्घ स्वर में, ह्रस्व से दुगना। और तीसरा होता है प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर में क्या होता है, प्लुत स्वर में तिगुना समय लगता है। अब ह्रस्व स्वर यदि पूछें कि ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं भाई, तो ह्रस्व स्वर होते हैं 4। कौन से होते हैं, आ, ई, उ और रे, ये होते हैं 4 ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं। दीर्घ स्वर बाकी के होते हैं 4 के अलावा, 11 स्वर में से 4 निकल गए, 7 दीर्घ स्वर होते हैं। दीर्घ कौन सी, बड़ी मात्रा वाले, जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आए, ओ और आओ, ये आपके दीर्घ स्वर होते हैं। इसके बाद अब दीर्घ स्वर ये हो गया। अब प्लुत स्वर क्या होगा, तो प्लुत स्वर होता है जिसमें बहुत अधिक समय लगता हो, जैसे कि ओ, ज्यादा समय लगता है, इसलिए इसको प्लुत स्वर बोलते हैं ओम को। ओम प्लुत स्वर है। इसके बाद है घोष स्वर। घोष स्वर क्या होगा, घोष स्वर होंगे जैसे सभी वर्गों का, जो वर्ग होते हैं हमारे 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इनके तीसरा, चौथा और 5वां, तीसरा,
चौथा और पांचवा वर्ण। और सभी स्वर, जितने भी स्वर होते हैं हमारे, वो भी घोष वर्ण कहलाते हैं। अंतःस्थ व्यंजन या, रा, ला और वा, ये अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं, ये भी घोष वर्ण कहलाते हैं, अंतःस्थ व्यंजन। अब तीसरा कौन सा हो जाए, का खा को छोड़ के तीसरा होगा का खा, गा घा, ये गा घा, ये क्या होगा, तीसरा चौथा और पांचवा, पंचमा वर्ण। तो तीसरा चौथा और पांचवा का खा को छोड़ के गा घा और इंगा, ये भी घोष स्वर होगा। सभी वर्गों के तीसरे चौथे और पांचवें जो वर्ण होंगे वो घोष स्वर होंगे। इसके बाद अघोष, जब घोष ये हो गए तो अघोष कौन होंगे, शेष जो वर्ण होते हैं वो अघोष होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण नहीं है। अब इसमें घोष वर्ण नहीं है वो बताना है। तो हमें जबकि पता है कि घोष वर्ण जो होते हैं वो अघोष, अघोष मतलब का खा और चा छा और ता था, टा ठा और पाफा, ये होते हैं अघोष, बाकी सभी घोष होते हैं। तो इसमें दिया गया है कि निम्न में से कौन सा घोष वर्ण नहीं है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण नहीं है। देखें यहाँ पे दा, गा, टा और बा। तो पहले अघोष को देख लेते हैं, अघोष कौन कौन से हैं। तो अघोष वर्ण होते हैं, देखो का और खा, उसके बाद होता है ता और था, ता और था, और उसके बाद टा और था, चा और छा, ये अघोष वर्ण कहलाते हैं। और पा और फा, पा और फा, ये अघोष हो गए, बाकी सभी घोष होंगे। तो इसमें ये कह रहा है कि घोष वर्ण नहीं है। अब इनमें से इधर कोई है अगर, तो फिर वो घोष वर्ण नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये टा, सी नंबर का। क्योंकि टा देखिए यहां पर दिया गया है टा, टा अघोष है तो घोष हो नहीं सकता, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आदि का सही विलोम शब्द क्या है, आदि का सही विलोम शब्द क्या होगा, अंतिम, अंत, इति या प्रथम। अब आदि माने होता क्या है, आदि का मतलब होता है प्रारंभ, यानी कि शुरू होना। और प्रारंभ का अंत क्या होता है, अंत होगा। प्रारंभ का विलोम शब्द अंत होगा, इसलिए इसका राइट आंसर बी होगा। अब इति, इति माने क्या होता है, इति माने होता है समाप्त होना, समाप्त होना या फिर पूर्ण हो जाना, पूर्णता भी होता है इसका इति का मतलब। और प्रथम मतलब पहला। तो अंतिम का, अंतिम माने आखिरी, लेकिन अंत, अंतिम का मतलब होता है आखिरी, लेकिन अंत, अंत माने अंत हो जाना। तो आदि का जो विलोम शब्द है वो अंत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न में अशुद्ध वर्तनी का विकल्प कौन सा है। अशुद्ध वर्तनी हमें बताना है इसमें, कि देखिए अशुद्ध वर्तनी हमें दिखाना है कि कौन सी अशुद्ध वर्तनी है इसमें। बाकी के 3 शुद्ध होंगे, एक अशुद्ध है, वो अशुद्ध बताना है। तो देखिए व्यावसायिक, व्यावसायिक ये बिल्कुल सही लिखा है, आवश्यकता भी सही लिखा है, आशीर्वाद भी सही लिखा है, लेकिन इसमें ये जो है ये अधीन गलत लिखा हुआ है। तो फिर क्या होता है अधीन, तो अधीन ये होता है आधीन, अधीन की जगह पे लिखेंगे हम आधीन, सही होता है आधीन, यही अशुद्ध है, बाकी के तीनों शुद्ध है। नेक्स्ट है, गले के नीचे उतरना मुहावरे का अर्थ क्या है। पचाना, जी नहीं, पचाना नहीं होता गले के नीचे उतरना। हो जाना, ये भी नहीं होता। हजम कर जाना, हजम कर जाना, ये भी नहीं होता गले के नीचे उतरना। गले के नीचे उतरना का सीधा सीधा मतलब है कि समझ में आना। किसी के गले के नीचे उतर गई बात, मतलब उसके समझ में आ गई, इसलिए कहते भी हैं कि बात गले के नीचे उतरी कि नहीं, मतलब आप समझ गए कि नहीं। तो गले के नीचे उतरना मुहावरे का अर्थ होता है समझ में आ जाना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, ये जो धड़ाधड़ शब्द है कौन सा रूप है, यानी कि शब्द का ये कौन सा रूप है, धड़ाधड़। तो धड़ाधड़ शब्द जो है
वो क्रिया विशेषण, धड़ाधड़, क्योंकि क्रिया विशेषण वह शब्द होता है जो क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया की विशेषता जो बताता है उसको हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। विशेषण क्या होता है? विशेषण होता है संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम कहते हैं विशेषण। अब क्रिया क्या होती है? क्रिया होगी कार्य करने के को हम क्रिया कहते हैं, जो कार्य किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। अब फिर विशेषण क्या होता है? फिर विशेषण क्या होगा? विशेषण की भी विशेषता बताए, जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे हम फिर विशेषण कहते हैं। जैसे वह बहुत अच्छा है, तो अच्छा शब्द जो है ये तो हो गया विशेषण। अब विशेषण की भी विशेषता है कि वह बहुत अच्छा है। विशेषण की भी क्या विशेषता है? कि वह बहुत अच्छा है। राम ने खाना खाया होगा में जो खाया होगा ये इसमें कौन सी क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो राम ने खाना खाया होगा, इसमें किस क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो इसमें हुआ है संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत ये क्या होता है? ये होता है अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट हो, इसमें अनिश्चय हो, मतलब काम शुरू तो हुआ लेकिन वो खत्म हुआ या नहीं हुआ, या काम शुरू हो पाया कि नहीं हो पाया, किया होगा या नहीं किया होगा, तो संदिग्ध रहता है उसमें। इसीलिए ये संदेह बना रहता है, इसलिए इसको, क्योंकि राम ने खाना खाया होगा, अब खाया होगा कि नहीं खाया होगा ये पूरा पता नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा संदिग्ध भूत। अब यदि अपूर्ण भूत की बात करते हैं, अपूर्ण भूत क्या होता है? ये होता है कि जैसे भूतकाल में कोई काम शुरू हो गया लेकिन खत्म होने का उसका कोई पता ना चल रहा हो। भूतकाल में काम हो गया लेकिन खत्म होने का पता नहीं चल रहा हो। जैसे रामू घर जा रहा था, तो ये अपूर्ण है, अब जा रहा था, घर पहुंचा कि नहीं पहुंचा इसका कोई पता नहीं है, इसलिए ये अपूर्ण भूतकाल हो गया। हेतु मद भूतकाल, ये क्या होता है? हेतु मद भूतकाल ये होता है कि भूतकाल में होने वाली थी क्रिया, मतलब कोई काम भूतकाल में होने वाला था परंतु किसी कारणवश नहीं हो सका। जो काम भूतकाल में होना चाहिए था लेकिन वो किसी कारण से हो नहीं पाया। कैसे? जैसे राजेश यदि पढ़ाई करता तो परीक्षा में पास हो जाता। राजेश ने पढ़ाई नहीं की तो परीक्षा में फेल, मतलब कार्य शुरू होना चाहिए था, जो काम होना चाहिए था भूतकाल में वो हुआ नहीं, इसलिए उसका परिणाम विपरीत हुआ। जैसे राजेश पढ़ाई करता तो परीक्षा में पास हो जाता, यदि पढ़ाई करता पहले तो वो परीक्षा में पास होता, इसलिए यहाँ पर हेतु मद भूतकाल है। अब आसन्न भूतकाल क्या होता है? क्रिया का जो समय है वो निकट ही समाप्त समझा जाता है। यहाँ पे एक उदाहरण देते हैं, श्यामू दिल्ली से लौटा है। अब ये निकट समय में इसकी समाप्त होने की संभावना बन गई है कि श्यामू दिल्ली से लौटा है, मतलब वो दिल्ली से लौट आया है श्यामू। अभी भी थोड़ा समय ही हुआ है श्यामू दिल्ली से लौटा है, मतलब निकट उसमें जो समय है वो समाप्त होना समझा जाता है, इसलिए यहाँ पर आसन्न भूतकाल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रावण सिर सरोज बनचारी उच्चल रघुवीर सिलीमुख धारी। ये सिलीमुख जो शब्द है इसमें अलंकार कौन सा? तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या होती है? श्लेष अलंकार होता है कि जहां पर एक शब्द में अर्थ और चिपके हो। श्लेष माना होता है चिपकना, एक शब्द के अर्थ चिपके होना, यानी कि एक शब्द में एक से अधिक अर्थ हो। जैसे जो सिलीमुख शब्द है इसके दो अर्थ हैं। सिलीमुख का एक तो अर्थ है बाण, एक अर्थ होता है बाण, जो तीर होता है उसको सिलीमुख कहते हैं, और जो दूसरा अर्थ है वो होता है भौरा। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस सून, वहां भी श्लेष अलंकार होता है। अब यदि अनुप्रास अलंकार बताएं, अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही हो, एक ही वर्ण एक से अधिक बार आ रहा हो, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि चारु चंद्र की चंचल किरणें, यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है,
इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। भगवान भक्तों की भयंकर भूत भूत भगाइए, तो भावर्ण की आवृत्ति ज्यादा हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो यमक अलंकार आपको पता होगा कि कनक कनकते 100 गुनी, मां दकता अधिकाय, या खाए बोरात जग हुआ पाए बोराय, यानी कि एक शब्द का अलग अलग अर्थ होना, यानी कि कनक कनकते 100 गुनी, कनक और एक और कनक। यहाँ पर कनक का एक अर्थ होता है धतूरा, नशीला पदार्थ होता है, और दूसरे कनक का अर्थ होता है स्वर्ण, सोना। इसमें भी नशा होता है, इसमें भी नशा होता है। तो एक शब्द के अधिक अर्थ हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है। उपमा अलंकार क्या होता है? तो उपमा अलंकार में समानता दिखाई जाती है, जैसे कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, चंद्रमा मुख को एक समान बताया गया है, इसलिए उपमा अलंकार यहाँ पर होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि काली घटा का घमंड घटा, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? काली घटा का घमंड घटा, तो इसमें यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है, ये इसका राइट आंसर। अब यमक अलंकार का जब प्रयोग हुआ है तो इसमें एक शब्द के दो अर्थ होना चाहिए, तो कौन कौन से अर्थ हैं देखते हैं। जो घटा शब्द है ये भी घटा के दो अर्थ हैं, घटा घटा, जैसे उसमें कनक कनक था इसी प्रकार इसमें से घटा घटा है। तो एक तो घटा है काली घटा जो बादल बरसाती है, यानी कि घटा जिसको बादल कहते हैं, घटा बादल को भी कहते हैं, जो काले रंग की घटाएं होती हैं पानी बरसाती हैं वो घटा बादल को भी कहते हैं। और एक घटा घटाने को कहते हैं, घटना घट जाना, कम हो जाना। तो काली घटा यानी कि जो बादल वाली काली घटा थी उसका घमंड भी घट गया, यानी कि कम हो गया, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। उपमा अलंकार जैसे कि अभी चर्चा की थी उसमें समानता दिखाई जाती है। समानता कैसी होती है? मुख चंद्रमा के समान है। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? मनु, मानो, जनु, जानो, मानो, ज्यों, इस प्रकार के शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है वे उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आते हैं। और रूपक अलंकार क्या होता है? जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल यानी कि कमल रूपी चरण, कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं, तो यहाँ पर एक रूपता प्रदर्शित की गई है, इसलिए रूपक अलंकार होता है। जबकि काली घटा का घमंड घटा में यमक अलंकार है। चलिए आगे प्रश्न है, शेर का पर्यायवाची शब्द बताने कि शेर का पर्यायवाची शब्द क्या होता? क्या चीता होता है? नहीं, चीता नहीं होता। सावक नहीं होता, नृसिंह नहीं होता, केसरी होता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, केसरी। सावक क्या होता है? तो सावक जो होता है जानवर का, हिरण का या किसी का बच्चा, जो जंगली जानवर होते हैं उनके छोटे से बच्चे को सावक बोलते हैं। और नृसिंह क्या होता है? नृसिंह, तो नृसिंह भगवान विष्णु का रौद्र अवतार है, जो कि हिरण्याकश्यप, नृसिंह हिरण्याकश्यप को मारने के लिए नृसिंह रूप धारण किया था भगवान विष्णु ने, तो वो नृसिंह शब्द उन्हीं का दूसरा एक अवतार है इनका, विष्णु जी का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 32, 34, 33, 36। तो हिंदी वर्णमाला की जो व्यंजन है उनकी संख्या 33 है। अब वो 33 व्यंजन कौन कौन से हैं? देखिए, स्पर्श व्यंजन 25, उसके बाद अंतःस्थ व्यंजन। अब अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा, ये अंतःस्थ व्यंजन हो गए 4। इसके बाद होता है ऊष्म व्यंजन, सा, सा और सा और हा। तो 25 ये, 4 ये और 4 ये, 8, 25, 8, 33। इस प्रकार से हमारे जो व्यंजन है हिंदी वर्णमाला में वो 33 व्यंजन होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। हस्त का हाथ, हाथ ये तद्भव शब्द होता है, और हस्ती एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द होता है हाथी। हींग, हींग ये तद्भव शब्द है, क्योंकि हींग का तत्सम शब्द हिंगू होता है, हिंगू। और हीरक ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव शब्द ये होता है हीरा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भूषण किस रस के श्रेष्ठतम कवि हैं? जो भूषण कवि थे वो वीर रस के श्रेष्ठतम कवि थे। वीर रस पूर्ण इन्होंने रचनाएं की हैं। छत्रपाल सदा, शिवा वाहिनी, छत्रपति शिवाजी के ऊपर इन्होंने बहुत सारी वीर रसपूर्ण कविताएं की हैं। तो भूषण कवि वीर रसपूर्ण कवि थे, यानी कि वीर रस के कवि थे। श्रृंगार रस के कवि कौन थे? जब ये वीर रस के भूषण हो गए तो कोई ना कोई श्रृंगार रस का भी होगा। तो श्रृंगार रस के जो प्रसिद्ध कवि हैं वो थे बिहारी लाल। अब करुण रस के कवि कौन थे? करुण रस के कवि तुलसीदास थे। शांत रस के थे केशव दास। कोई ना कोई कवि किसी न किसी रस में अवश्य रचनाएं करता था। तो वीर रसपूर्ण कविताएं भूषण ने लिखी, श्रृंगार रस से परिपूर्ण जो दोहे लिखे वो बिहारी लाल जी ने लिखे, करुण रस तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है, और शांत रस का ज्यादातर केशव दास ने प्रयोग किया है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो शांत रस का जो स्थायी भाव है वो होता है निर्वेद। बी इसका राइट आंसर है। निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। शांत रस जब निर्वेद का है तो अन्न शोक किसका है? कि शोक जो है वो कौन से रस का है? तो जो शोक है वो है करुण रस का। करुण रस का शोक स्थायी भाव है। रति किसका है? रति है श्रृंगार रस का। श्रृंगार रस के भी दो भाग होते हैं, संयोग और वियोग। जुगुप्सा किसका है? जुगुप्सा जो है वो बीभत्स रस का है। रस कितने होते हैं? रस भरत मुनि ने अपने जो नाट्य शास्त्र है उसमें किताब में 8 रसों का समावेश किया है, जबकि वैसे रस 9 माने गए हैं। सर्वमान्य रस की जो संख्या मानी गई है वो 9 मानी गई है। और 9 में कौन कौन से होते हैं? श्रृंगार रस हो गया, एक श्रृंगार हो गया, श्रृंगार के बाद हास्य हो गया, हास्य रस, वीर रस, भयानक रस, भीभत्स रस, रौद्र रस हो गया, अद्भुत रस, इसके बाद है शांत रस और करुण रस। इनकी सभी के स्थायी भाव हैं। श्रृंगार का है रति, हास्य का है हंसी, वीर का है उत्साह, भयानक का है भय, बीभत्स का है जुगुप्सा, रौद्र का है क्रोध, अद्भुत का है आश्चर्य, शांत का है निर्वेद क्योंकि इसमें दिया हुआ है, और करुण रस का है शोक। व्यंजन या वा ये हैं, यानी कि एक वा व्यंजन है, एक या व्यंजन है। तो ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? इसका राइट आंसर होगा ये अर्धस्वर व्यंजन कहलाते हैं। अर्धस्वर व्यंजन कहे जाते हैं ये या और वा। अब ये पार्श्विक व्यंजन कौन से होते हैं? पार्श्विक व्यंजन, तो पार्श्विक व्यंजन जो हमारे कचट तप का वर्ग होते हैं, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण ये पार्श्विक वर्ण होते हैं। यानी कि एक पहला वर्ण वर्ग का, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण और चौथा वर्ण, यानी का, खा, गा, घा, ये चारों वर्ण, पंचमा अक्षर को छोड़ करके हर वर्ग के चारों वर्ण ये पार्श्विक वर्ण कहलाते हैं। लुंठित वर्ण कौन सा होता है? तो लुंठित वर्ग एक रा होता है। रा का जब हम उच्चारण करते हैं ऐसी लगती है जैसे ध्वनि अंदर से लुढ़कती हुई आ रही है। अब उत्क्षिप्त वर्ण कौन कौन से होते हैं? उत्क्षिप्त इन्हें अतिरिक्त वर्ण भी बोलते हैं। तो ये होते हैं, एक तो ड डमरू के नीचे जो बिंदी लगी रहती है ये एक होता है ड़ा और एक होता है ढ़ा, यानी कि ढा ढक्कन के नीचे बिंदी लगी होती है। ये दोनों उत्क्षिप्त वर्ण या अतिरिक्त वर्ण कहलाते हैं। जबकि ये वाली बिंदी यहाँ रहती है ना डाडलिया में, ये इंगा होता है। इंगा जो घा होता है, घा के बाद आता है, तो चा के पहले आता है वर्णमाला में हमारी में। तो ये इंगा होता है, ये ड़ा होता है, ये ढ़ा होता है और ये रा लुंठित वर्ग होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए समुचित शब्द क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी चले आने वाला, यानी कि एक शब्द में इसका उत्तर देना है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चले आने वाले को हम क्या कहते हैं? तो जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है उसको हम कहते हैं अन्वयागत। अन्वयागत का जो विस्तृत रूप है वो है पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला।
परागत क्या होता है? तो परागत जो होता है वो होता है कि दूर गया हुआ या मृत। परागत का मतलब दूर गया हुआ, जो दूर चला जाता है उसको हम परागत कहते हैं। दूर गया हुआ, या इसको हम कह लें मृत, मृत भी, इसको भी हम परागत कहते हैं। तथागत कैसे कहते हैं? ये होते हैं भगवान बुद्ध का एक नाम है। ये बुद्ध भगवान, यानी कि भगवान बुद्ध का एक नाम तथागत भी होता है। भगवान बुद्ध का नाम है तथागत। क्रमागत क्या होता है? तो क्रमागत होता है क्रम से आने वाला, क्रम से आने वाला, ये होता है क्रमागत। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इस रिक्त स्थान में क्या आना चाहिए? माता जी को प्रणाम। पूरा वाक्य सही बन गया, माता जी को प्रणाम। सी इसका राइट आंसर होगा। आशीर्वाद नहीं होगा, क्योंकि आशीर्वाद छोटों को दिया जाता है, बड़ों को नहीं। शुभाकांक्षा, शुभ का आकांक्षी, ये भी नहीं आएगा कि माता जी को शुभाकांक्षी, ये भी गलत है। या माता जी को शुभाकांक्षा, शुभकामनाओं पर आकांक्षी नहीं, ये भी गलत है। प्रणाम होता है, माता जी को प्रणाम। स्नेह, ये भी छोटों को दिया जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ निम्न में से क्या होगा? कठिन काम करना, चांद को कलंकित करना, निर्दोष पर दोष लगाना, या मूर्खतापूर्ण कार्य करना। तो इसका अर्थ होता है निर्दोष पर दोष लगाना। चांद पर थूकने का मतलब होता है निर्दोष पर दोष लगा देना। ये इसका अर्थ मुहावरा होता है चांद पर थूकना। अगले प्रश्न का उत्तर देखेंगे। वह जो किसी का उपकार नहीं मानता के लिए एक शब्द बताना। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द शास्त्र प्रश्न है ये, कि एक शब्द बताना है। वह जो किसी का उपकार नहीं मानता, तो जो किसी का उपकार नहीं मानता है उसको हम कृतज्ञ कहते हैं, और जो उपकार मानता है उसको हम कृतज्ञ बोलते हैं। ये उपकार मानने वाले को कहते हैं, उपकार मानने वाले को। परोपकारी जो दूसरों के उपकार करता हो। अनौपकारी ये कुछ होता ही नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से द्विगु समास का चयन कीजिए। समास से प्रश्न है, एकांकी, एक अंक वाला, दुस्तर, भूदान, परोक्ष। इन तीनों में इस प्रश्न में इनमें हमें द्विगु समास का बताना है। तो देखो, द्विगु समास का अर्थ होता है प्रथम पद संख्यावाची होता है। तो एक अंकी, एक अंक, तो यही द्विगु समास का उदाहरण है। दुस्तर का क्या अर्थ होता है? तो दुस्तर का अर्थ होता है तैर कर पार करना मुश्किल हो, यानी कि जिसे तैर कर पार करना मुश्किल हो उसको हम बोलते हैं दुस्तर। दुस्तर है ये, तैर कर पार करने वाले। आगे दिया गया है भूदान। तो भूदान क्या होता है? भूदान होता है जमीन इत्यादि का दान करना। जमीन का दान कर देना। जमीन है, जायदाद है, उसका यदि हमने भूमि का दान कर दिया, जमीन का दान करना ही भूदान कहलाता है। भू का दान, भू माना जमीन होता है, तो भूमि का दान कर देना भूदान कहलाता है। परोक्ष क्या होता है? परोक्ष, परोक्ष का मतलब होता है जो आंखों से ओझल हो गया हो, दिखाई ना देता हो। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव समास का उदाहरण आमरण, भी इसका राइट आंसर है। आवरण का मतलब होता है मरने तक। और महात्मा में क्या है? कर्मधारय। महान है आत्मा जो, कर्मधारय समास है ये। चलिए नवग्रह, नवग्रह में कौन सा है? तो नवग्रह में द्विगु समास है। द्विगु, क्योंकि नव माने 9 ग्रहों का समूह, संख्यावाची शब्द पहले आ गया तो द्विगु समास हो गया। दशानन में बहुब्रीहि समास है। अब बहुब्रीहि क्यों है? बहुब्रीहि का मतलब होता है, बहुब्रीहि समास जहां भी होता है उसका मतलब होता है कि ये अपना अर्थ छोड़ करके किसी तीसरे अर्थ की ओर इंगित करता है। दशानन, दस हैं आनन जिसके अर्थात रावण, दशानन रावण को कहते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सरासर में कौन सा समास है? तो सरासर में अव्ययी भाव समास है। अब अव्ययी भाव समास क्या है? सरासर मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे तक। सरासर का मतलब होता है एक सिरे से दूसरे सिरे तक, ये होता है सरासर का अर्थ।
तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। द्वंद्व समास क्या होता है कि जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं और इसमें और शब्द का लोप हो जाता है। रात दिन, रात और दिन, द्वंद्व समास होगा। द्विगु समास आपको पता है संख्यावाची होता है पहला शब्द। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। ने, से, में, पर, ये इनके लोप हो जाते हैं तत्पुरुष में। समास होते कितने हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। मूल्यांकन में कौन सा समास है? मूल्यांकन में हमको समास बताना है वो कौन सा समास है मूल्यांकन में। तो मूल्यांकन, मूल्य का अंकन, मूल्य का अंकन में का विभक्ति चिन्ह है यानी कि कारक चिन्ह है का, इसलिए ये जाएगा तत्पुरुष की ओर। यानी कि मूल्यांकन का राइट आंसर तत्पुरुष समास होगा।